सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं सभी दोस्तों? आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, और इतने सारे फैक्ट्स हैं जिससे कि हम लोगों के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और हम लोगों को उसके हिसाब से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पादपों में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट, और अम्ल क्षार और लवण यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट। देखिए, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है लेसन 10, 11 एंड 12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है पादप से। पादप मतलब कि प्लांट से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों है। तो आज हम लोग इसमें से एक को कवर करेंगे। लेसन नंबर 11 को हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें है जंतुओं और पादप में परिवहन। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ चीज़ें छूटने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसी से बनते हैं। तो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। और मुझे आप लोगों का 100% चाहिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हार्ट, क्योंकि हार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि थोड़ा सा ना ये कंफ्यूजिंग होता है कि कहाँ से प्योर ब्लड आता है, कहाँ से प्योर ब्लड निकलता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार आप इसे ढंग से देख लोगे ना, तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11, 12 और 13। तो इसको मैं सबसे पहले ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए, 10th, 11 और 12th ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मुझे लगेगा कि हाँ, ये पढ़ने लायक है तो उसे पढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन सभी को मैं स्किप कर दूंगा। और उसके बाद फिर क्लास हम लोग अभी 7th का पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद 8 का पढ़ेंगे, ठीक है? और इसका मैंने नोट्स भी बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम के लिंक मिलेगा, वहाँ से आप नोट्स जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सभी इससे मैंने बनाया हुआ है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों, सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा है तो इन सभी का नोट्स बनाने में लगा है, जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10, 11, 12 ये तीनों, कि मुझे सबसे ज़्यादा नोट्स बनाने में टाइम लगा है। तो उस हिसाब से समझ सकते हो कि कितना फैक्ट होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले अपडेट्स आपको पहले मिले। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। देखिए, आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्हें इन सभी पदार्थों का अपने शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचना होता है। साथ ही उन अंगों को उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां उन्हें बाहर निकाला जा सके। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है ना कि जो हमारा शरीर है, हम लोग तो ऐसे तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो होता है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है हम लोगों के बॉडी के अंदर। यहाँ पे जो बात हो रहा है वो हो रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, यहाँ से यहाँ आ रहा है। यहाँ से हम लोग कुछ कोई भी चीज़ खाते हैं तो डाइजेशन के प्रोसेस से पेट में आता है, और पेट से आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और वहाँ से जो एनर्जी होता है, जो चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज वगैरह होता है, तो हमारे ब्लड में आके मिलता है। और ब्लड में मिलने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर के पूरे अंग में पहुँचता है। तो ये जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना बॉडी में, तो उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये नहीं कि हम लोग यहाँ से बाइक लिए और यहाँ से यहाँ पहुँच गए, वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन का भी हिस्सा है। लेकिन हम लोग अपने शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए पढ़ना है, ठीक है? और बॉडी के अंदर पढ़ना है, हम लोगों के बॉडी के अंदर। और पौधे में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसी को कहते हैं। समझ गए?
तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कुछ नहीं है, हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जब चीज़ें जाती हैं, चीज़ें क्या जाती हैं, ब्लड जाता है, तो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, तो उसे ही ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो खोज किया था वो था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने किया था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे। ये सभी जो चीज़ें हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे मैंने नोट्स में लिख दिए हैं, और वो सभी नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले जो आता है वो है ब्लड, क्योंकि ब्लड ही है ना जो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, तो सबसे मेन जो चीज़ है वो है ब्लड। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्लड क्या करता है, हमारे शरीर में भोजन, जल, ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। और दूसरा, मान लीजिए कोई शरीर में जो चीज़ है जिसका यूज़ नहीं है, ठीक है, जिसको अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, तो उसको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो वो सभी क्या वो सभी जो चीज़ होता है ना, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन ही कहते हैं। अब है ब्लड। जब हमारे शरीर से कोई भी भाग कट जाता है तो क्या हो जाता है, लाल रुधिर यानी कि ब्लड निकलता है, और वो तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहियों में प्रवाहित होता है। सभी को पता है कि ब्लड क्या होता है, लाल रंग का होता है, और लाल रंग का कारण क्या है भाई, तो उसमें हीमोग्लोबिन एक होता है पिगमेंट, उसी के कारण से क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो लाल होता है। तो ब्लड का काम क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, से शरीर के अन्य भाग तक ले जाता है। देखिए छोटी आंत क्यों कह रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ। देखिए जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते हैं तो यहाँ से होके यहाँ पे आता है, पेट में आता है, पेट में कुछ पचता है, और पेट से पचने के बाद छोटी आंत में आता है। तो छोटी आंत में लगभग सारा खाना जो होता है ना वो पच जाता है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ से ब्लड में मिलता है जाके। तो उसी को ये कह रहा है कि ब्लड से जब मिलता है, जब एक बार ब्लड में आ गया तो आपके समझ लीजिए कि पूरे शरीर में फैल गया। उसके बाद क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक लेके जाता है। हमारा जो फेफड़ा होता है, हमारा जो लंग्स होता है, वहाँ से जो ऑक्सीजन होता है वो वहाँ से उठाता है और पूरे शरीर में ले जाके रख देता है। कौन करता है ये, तो ये करता है ब्लड। ऊपर से देखिए यहाँ पे, रक्त शरीर में से अवशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल है ना उसको भी बाहर निकालने में परिवहन करता है। तो रक्त का बहुत काम है, समझ गया। रक्त वैसे है क्या, यहाँ पे देखिए, रक्त एक तरल से बना है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। रक्त किस चीज़ से बना है भाई, तो प्लाज्मा से बना हुआ है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपका ना 100% मुझे अटेंशन चाहिए यहाँ पे, समझ गए भाई। तो रक्त क्या है, एक तरल से बना हुआ है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। वैसे ब्लड में क्या क्या चीज़ होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक WBC होता है, और एक RBC होता है। लगभग 3 चीज़ें तो होती ही हैं ब्लड में। अब देखिए ब्लड का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल का, सॉरी रेड RBC का क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और WBC का वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। RBC, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेड ब्लड सेल, वाइट वाइट ब्लड सेल, तो क्वेश्चन में आपको ऐसे फंसा सकता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स होता है, CORPSELS, तो याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई द कलर ऑफ ब्लड इज़ रेड, कलर का ब्लड का जो कलर होता है वो रेड क्यों होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि उसमें एक लाल रक्त कोशिका होती है, RBC, इसमें एक लाल कलर का वर्णक होता है, उसको पिगमेंट कहते हैं, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, रक्त का जो कलर होता है वो रेड होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाता है और शरीर के बाकी अंग में सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड में जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को फुलफिल करता है, ठीक है।
समझ गए। अब है वाइट ब्लड कार्पसल्स। वाइट ब्लड कार्पसल्स क्या है ना, हमारे शरीर में जो बाहर से बैक्टीरिया घुस जाते हैं, रोगाणु को वो क्या करता है, नष्ट करता है। जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो उसको क्या करता है, ये ख़त्म कर देता है, मार देता है। यही काम होता है वाइट ब्लड सेल का। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। समझ गए। अब देखिए हमारे शरीर में क्या होता है ना कि जब हम लोग का चोट लगता है और वहाँ से ब्लड निकल जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे चोट लग गया और यहाँ से ना ब्लड निकल गया, ब्लड निकलने लगा और थोड़ी देर के बाद उसको दबा के ऐसे रखते हैं तो क्या होता है ना कि वो जम जाता है, फिर निकलना बंद हो जाता है। तो वहाँ पे थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि मोटा सा एक परत जम जाता है लाल कलर का, तो उसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना। तो रक्त का थक्का किसकी वजह से जमता है, तो वो जमता है प्लेटलेट्स की वजह से। रक्त का थक्का बनना एक अन्य प्रकार की कोशिका का उपस्थिति के कारण है, वो है पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के कारण से क्या होता है, ब्लड का जो थक्का जमता है, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉट हो जाता है। अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो क्या होगा, ब्लड कितना भी कुछ कर लो ब्लड निकलते रह जाएगा और उसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी और फिर हालत खराब। समझ गया। अब है रक्त वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आप देखो देखो, यहाँ से आप देखोगे कि ये ब्लड एक क्या है, नस है ना, यहाँ से जा रहा है तो खून इसी में दौड़ता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स। क्या है यहाँ पे, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त शरीर में एक दूसरे स्थान तक ले जाती है। आपके अंतः शोषण के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फुसफुस देता है और परिवहन। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ब्लड वेसल्स ना दो टाइप के होते हैं, ऐसे तो बहुत होते हैं लेकिन मतलब जो मेन है वो दो टाइप का है, एक है धमनी और एक सीरा। धमनी याद रखना, धमनी से धम धम, और सीरा। ठीक है, सीरा को वेंस कहते हैं, धमनी को आर्टरीज कहते हैं। तो इस दोनों में अंदर क्या होता है, जो धमनी होता है ना, धमनी क्या करता है, धमनी प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और सीरा क्या करता है, ये इम्प्योर ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड का क्या चक्कर है। तो देखिए प्योर ब्लड क्या होता है, अभी इतना बस समझ लीजिए कि प्योर क्या होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है उसको प्योर ब्लड कहेंगे, और जिस ब्लड में इम्प्योर उसको कहेंगे, जिस ब्लड में CO2 है तो उसको इम्प्योर ब्लड कहेंगे। इतना समझ लीजिए। तो हमारे शरीर में ना दो टाइप के रक्त वाहिनियाँ होती हैं, दो वेसल्स होते हैं, एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। धमनी को कहते हैं आर्टरीज और सीरा को कहते हैं वेंस। तो धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाता है। ऑक्सीजन समृद्ध यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। तो वो क्या करता है, हमारे हार्ट से ऑक्सीजन वाले ब्लड को उठाता है और पूरे शरीर में देता है। एक खास बात ये है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आ गया ना तो बहुत सारे लोगों का दिमाग घूम सकता है। जो यहाँ पे आर्टरीज होती है ना, वो थोड़ा सा उसका जो दीवार होता है ना वो थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, एकदम मोटा होता है। क्यों होता है मोटा, क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर होता है ना थोड़ा हाई होता है, तो इसकी वजह से इसका जो थिकनेस है ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले, वेंस के मुकाबले। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाता है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक प्रेशर पे होता है, दाब पे होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ यानी कि दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब है नाड़ी स्पंद। देखिए जो धमनियाँ होती है ना, डॉक्टर लोग हाथ ऐसे नब्ज चेक करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो वो क्या होता है, धमनी होता है या सिरा होता है, तो वो धमनी होता है। वो बिल्कुल हार्ट से कनेक्ट होता है, हार्ट से आपका कनेक्ट होता है, यहाँ से कनेक्ट होता है और पूरे बॉडी में जाता है। तो यहाँ से जो गया है इसको पकड़ लेते हैं ना अगर, तो उसको
धम धम ऐसे धक धक वाली फीलिंग आती है, तो उसी को ना डॉक्टर लोग चेक करते हैं, नब्स चेक करते हैं। तो वो कौन सा नब्स पकड़ते हैं, तो धमनी का यानी आर्टरीज का। समझ गया, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड, धमनी यानी कि प्योर ब्लड। और उसकी जो क्या कहते हैं, उसका जो वॉल होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इसकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है। और दूसरा होता है CO2 कंटेंट ब्लड, जिसमें CO2 है। और वो CO2 कहाँ से आता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो CO2 कंटेंटेड ब्लड होता है ना, वो सीरा में बहता है और वो इम्प्योर ब्लड कहता है। और उसकी जो दीवार होती है वो पतली होती है। अब यहाँ से देखते हैं हम, आपके कितने नाड़ी स्पंदन गिने हैं? छोड़िए इसको, इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रति मिनट स्पंदों की दर की संख्या को स्पंदन दर कहते हैं, ठीक है। विश्राम की अवस्था में किसी वयस्क व्यक्ति का जो स्पंदन दर है वो, हार्ट रेट उसको कहते हैं 72 से 80 रेट पर मिनट होता है। तो ये सभी कुछ लिखा हुआ है आपके नोट्स में, तो चिंता करने की बात नहीं है। बस आप लोग ध्यान से देखिए, देखने के बाद आप लोग नोट्स पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी कर दीजिए। अभी अपनी सहपाठियों को छोड़िए, इसको जो इम्पोर्टेंट है मैंने खुद टिक लगाया हुआ है। अब है सिराएँ। सिराएँ यानी कि वेंस। वेंस क्या होता है, वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को सभी अंगों को सभी भागों से हृदय में ले जाती है, तो उसको कहते हैं सिराएँ, यानी कि उसको वेंस कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना अभी कि एक होता है आर्टरीज और एक होता है वेंस। तो दूसरा, अभी हम लोग आर्टरीज के बारे में पढ़े और पढ़ेंगे वेंस के बारे में। तो वेंस क्या करता है ना, देखिए इसमें, देखिए एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है, तो दोनों को अलग अलग दर्शाया गया है। एक का काम होता है कि ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाना, और दूसरा चीज़ CO2 वाले ब्लड को क्या करना, ला के यहाँ पे लाना, ठीक है। तो दोनों का यही काम होता है। अब CO2 आता कहाँ से है, इस चीज़ को समझिए। इसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं, तो हम लोगों का जो सेल होता है वो CO2 रिलीज़ करता है। तो सभी सेल से क्या होता है, जितना भी CO2 होते हैं वो ब्लड में आके मिलते हैं, और ब्लड उसको ले आके कहाँ छोड़ता है, हार्ट में। तो यही काम होता है, एक में होता है CO2 और एक में होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाले को प्योर ब्लड कहेंगे और CO2 वाले को कहेंगे इम्प्योर ब्लड। समझ गए आप। इसके बारे में थोड़ा और डीप में जानेंगे अगले हम लोग क्लास में। मतलब अभी 7th का बुक है ना, तो 8 में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब किसी सब्जेक्ट वाइज पढ़ना, तो मैंने वैसे भी किया हुआ है। बायोलॉजी का मैंने नोट्स मतलब अलग से मैंने क्लास स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट वाइज बताया मैंने और उसका नोट्स दिया हुआ है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, सेम है दोनों, लेकिन यही है कि वो सभी का मिक्स है। 6 to 12 के लिए डायरेक्ट सबको मिक्स करके नोट्स बनाया गया है, लेकिन ये है कि चैप्टर वाइज बनाया गया है और क्लास वाइज बनाया गया है। तो जो चाहो देख सकते हो आप, ठीक है। फिलहाल इसको समझते हैं। फुसफुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है। देखिए फुसफुस धमनी क्या है, इसका थोड़ा अलग काम है। तो अभी हम लोग इसको हार्ट में पढ़ेंगे। तो हार्ट तो स्टार्ट हो ही गया है, हार्ट को यहाँ से पढ़ते हैं। अब देखिए, हार्ट, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों की परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है, और ये निरंतर धड़कता रहता है। देखिए हार्ट एक ऐसा चीज़ है ना कि वो हमेशा धड़कते रहता है। कभी भी आप सोते जागते दौड़ रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो ना, तो कभी भी आप चेक करोगे आपका सीना लेफ्ट साइड में होता है, तो वो धड़कते रहता है, ठीक है, कभी भी रुकता नहीं है। ये खास बात है इसका। और ये क्या करता है स्पेशल, ये ना ब्लड को पंप करता है, ठीक है, पूरे बॉडी में पंप करता है, मतलब कि ठेलता है प्रेशर से। तो इसका ये काम होता है। और इसका जो प्रोसेस है ना, वो चीज़ें मैं आप लोगों को एकदम समझाऊंगा, पूरा ध्यान दीजिएगा आप लोगों का, यहाँ पे चाहिए पूरा एकदम
10 मिनट का ये जो मैं आपको आप लोगों को बताऊंगा ना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग। ठीक है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। निचला सिरा थोड़ी सी बाईं तरफ झुका होता है। देखिए जो निचला सिरा है ना, थोड़ा सा बाईं की तरफ लेफ्ट साइड में झुका होता है। और जब मुट्ठी ऐसे बांधिएगा ना, तो इस तरीके का ये बंद मुट्ठी के आकार का आपको दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि हृदय दिखता कैसा है, तो बंद मुट्ठी के आकार का यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए अपनी अंगुलियों को भीतर की तरफ मोड़कर मुट्ठी बनाइएगा, तो आपके हृदय का साइज लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। समझ गए। यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। देखिए ये हार्ट है, आप समझ लीजिए इसको। फिर मैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊंगा, वो चित्र दिखाऊंगा जो मैंने खुद से बनाया है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगता है, मतलब समझने में दिक्कत होता है, तो मैंने खुद से एक ड्राइंग किया हुआ है, और उससे आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया है, इससे आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए फिलहाल इसको भूल जाइए और इसको समझिए। देखिए हार्ट जो होता है ना, तो बस इस पे ध्यान दीजिए आप। हार्ट जो होता है वो निचला हिस्सा बना है, उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो मेन काम क्या होता है हार्ट का, रक्त को पंप करना, पूरे बॉडी में पंप करना। एक होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि एक होता है वेंस, जो शरीर में से पूरे इम्प्योर ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हमारे बॉडी में हार्ट में पहुंचाता है। और फिर दूसरा वाला क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। तो देखिए ये है महाशिरा, ये महाशिरा है। ठीक है। उससे पहले ये बता दें कि देखिए इसको कहते हैं आर्ट्रियम, ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल्स यानी निलय। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। जैसे आप अपने आप को ना सोचो कि आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपका जो लेफ्ट साइड है इस साइड होगा और राइट साइड इस साइड होगा। तो वैसे ही हार्ट समझ लो, ये हार्ट का निचली पार्ट है। ऊपर पार्ट का अगर ज़्यादा बनाऊंगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो मैंने नीचे का बनाया हुआ है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें समझा दूंगा। तो देखिए ये ये आर्ट्रियम है, ऊपर का दोनों आर्ट्रियम दोनों छोटा होता है निलय से। ऊपर का जो पार्ट होता है दोनों छोटा होता है नीचे वाले से, नीचे का पार्ट बड़ा होता है। तो अब इसको समझते हैं। देखिए तो ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं महाशिरा, सबसे बड़ा वेंस होता है। और इसका काम क्या होता है ना, शरीर में जितना भी इम्प्योर ब्लड है उसको राइट आलिंद में यानी कि आर्ट्रियम, राइट साइड वाले आर्ट्रियम में, ऊपर वाले में आके गिरा देता है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ से, इसको कहते हैं ट्राइक्यूप्सिक वाल्व, इसको यहाँ पे ट्राइक्यूप्सिक वाल्व कहते हैं। यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आके गिर जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड आके गिर गया। ठीक है। यहाँ से एक पाइप जाता है, किसको, लंग्स को जाता है। ये जहाँ से इम्प्योर ब्लड जो होता है वो लंग्स को जाता है यानी कि फेफड़े को जाता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा जो हम लोग लेते हैं, तो वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, तो उस ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है। और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या होता है, एक पाइप से यहाँ पे आके गिरता है लेफ्ट साइड में। ठीक है। इसको कहते हैं फुसफुस वेंस। ठीक है। इसको कहते हैं फुसफुस सीरा, फुसफुस वेंस। देखिए एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, फुसफुस वेंस, वेंस जो है ना, याद रखिएगा, वेंस, वेंस का काम क्या है, यानी कि वेंस का काम है कि पूरे शरीर में से जो ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड को यहाँ पे लाता है। ठीक है। वेंस को कहते हैं सीरा। सीरा का काम होता है कि पूरे इम्प्योर ब्लड को यहाँ पे लाना। लेकिन यहाँ पे जो फुसफुस लग गया ना, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। फुसफुस सीरा है ना, तो फुसफुस लग गया तो यहाँ प्योर ब्लड ला रहा है। ठीक है। पल्मोनरी वेंस कहते हैं इसको। तो ये क्या करता है, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट साइड में आके यहाँ पे लाता है। ठीक है। और यहाँ से ट्राइक्यूप्सिक वॉल्व सेम यहाँ पे और यहाँ पे होता है, यहाँ से सारे नीचे आते हैं यहाँ से। अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है नीचे आ गए। अब यहाँ से क्या होता है कि फटाफट
जितना भी ब्लड होता है पंप करता है और पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, और वो करता कौन है? ऑरोटा। उसको कहते हैं महाधमनी, प्योर ब्लड टू द बॉडी। ठीक है। अब ये देखिए, ये है सेप्टम। ये क्यों बांटा गया है ऐसे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे तो ऊपर में और नीचे में क्या है? इम्प्योर ब्लड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ब्लड है ऊपर नीचे दोनों साइड। और यहाँ पे क्या है? प्योर ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसके बीच में अगर ऐसे घेरा नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये दोनों ब्लड मिल जाएगा आपस में मिल जाएगा, और मिलने के बाद क्या होगा? फिर सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, हम लोगों को चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वेस्ट के रूप में है, तो ये दोनों मिलना नहीं चाहिए, इसलिए इस यहाँ पे एक सेप्टम रहता है, दोनों को बांटता है, इसको हम लोग सेप्टम कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि ट्राइक्यूपसिक वॉल्व क्या होता है? देखिए, ट्राइक्यूपसिक वॉल्व और ये सेप्टम जो दोनों को बांटता है। ठीक है, यही काम है हार्ट का। देखिए, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। समझ गए? अब ये चीज़ हो गया ना। अब आप इसको देखो, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बस समझाने के लिए किया था। अब इसे आप देख सकते हो। देखिए, ये है महाशिरा, जिसको कहते हैं वेना कामा। वो सबसे लंबा जो होता है वेंस वो है। ठीक है, वेन याद रखिएगा, वेंस क्या होता है? वी से वेंस और वी से इम्प्योर ब्लड, सॉरी, वी से वेंस इम्प्योर ब्लड। और होता है, एक होता है धमनी। धमनी क्या करता है? पूरे शरीर में प्योर ब्लड को क्या करता है? पहुंचाता है। लेकिन जहाँ पे फुसफुस लग गया, यानी कि पल्मोनरी, तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है इसका। वेंस क्या करेगा? प्योर ब्लड को प्योर ब्लड को हार्ट में लाएगा, और फुसफुस सिरा क्या करेगा? फिर फुसफुस धमनी क्या करेगा? यहाँ से इम्प्योर ब्लड को लेके यहाँ जाएगा। देखिए, सीधी सी बात है, फिर से बता दे रहे हैं एक बार। महाशिरा जो है, जिसको वेना कामा कहते हैं, शरीर के पूरे इम्प्योर ब्लड को दाहिनी अलिंद में लाता है। शरीर में जितना भी ब्लड है ना, इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड, वो इसको राइट साइड में आके गिरा देता है। ठीक, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ से ट्राइक्यूपसिक वॉल से नीचे आ जाता है। तो यहाँ से एक पाइप जाता है, इसको कहते हैं फुसफुस धमनी। ठीक है, फुसफुस धमनी। वैसे तो धमनी का काम क्या था? प्योर ब्लड को पूरे शरीर में ले जाना। लेकिन यहाँ पे है फुसफुस धमनी, इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके जा रहा है? तो लंग्स में लेके जा रहा है। तो ये उल्टा काम करता है। ठीक है, जहाँ पे फुसफुस लग गया तो समझ लो कि उल्टा काम कर रहा है। उसके बाद है, जब लंग्स में पहुँच गया तो लंग्स में ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन मिल गया तो यहाँ से एक आएगा पाइप, जो यहाँ पे गिराएगा, तो उसको कहते हैं फुसफुस सीरा। वो पाइप क्या करेगा? यहाँ से वेंट्रिकल में गिरेगा, वेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा जगह है, और यहाँ से जो प्योर ब्लड होगा वो पूरे शरीर में जाएगा। वो लेके कौन जाएगा? तो एरोटा, वो है महाधमनी। यही काम है। ठीक है, और कुछ काम नहीं है इसका। किसको अलिंद कहते हैं, किसको निलय कहते हैं? ऊपर वाले को अलिंद कहेंगे, नीचे वाले को निलय कहेंगे। इसको कहेंगे ट्राइक्यूपसिक वॉल्व, और बीच में जो बांटा गया है उसको कहेंगे सेप्टम। याद रखेंगे? ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं। अब है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है? हृदय स्पंद, यानी कि हार्ट बीट। हमारे शरीर में ना जो धक धक होता है ना, उसको डॉक्टर लोग क्या करते हैं? ऐसे लटका के घूमते हैं, इसको चेक करते हैं इससे। तो ये जो चीज़ है ना, प्रकाश के बोल रहा हूँ, ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है। ठीक है, और मल्टीपल परावर्तन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, तब जाके इसको सुनाई देता है। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे बस एक ऐसे रखोगे ना हल्का सा, तो आपके कान में एकदम साफ साफ सुनाई देगा कि हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ से रगड़ हो रही है। तो ये कैसे काम करता है? ये ध्वनि के परावर्तन पे काम करता है। इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। और जो डॉक्टर लोग जिससे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हाथ में ऐसे, मतलब हाथ में ऐसे गोल गोल लपेट के ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उसको स्फिग्नो मैनोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं।
ये क्या करता है, ये प्रति मिनट ध्वनि धमनी के उत्पन्न स्पंदन, हृदय संपंदन को बताता है। धमनी क्यों कहा जा रहा है, देखिए धमनी क्या करता है, यानी कि आर्टरीज, ये प्योर ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ये बिल्कुल कनेक्ट होता है कहाँ से, हार्ट से। तो हार्ट में जैसे ही वो धक धक करता है ना, जैसे धक धक है क्या, ऐसे सिकुड़ा ऐसे फूल गया, सिकुड़ा फूल गया, उसी को तो धक धक कहते हैं, बात खत्म है। अच्छा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो उसने, नाम है भाई इसका विलियम हार्वे, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, यहाँ पे हर चीज़ का एक क्या कहते हैं हम, हर चीज़ों का कुछ ना कुछ अपवाद होता है, वैसे ही ये अपवाद है, स्पंज और हाइड्रा। हाइड्रा और स्पंज में ना ब्लड होता ही नहीं है, समझ लो ऐसे कि ब्लड का कोई परिसंचरण तंत्र ही नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं उनका शरीर का प्रवेश उसमें भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। मतलब स्पंज समझ रहे हो ना, स्पंज में से दबाव तो फूल जाता है वैसे चीज़। तो ज़्यादातर ये तो समुद्र में पाए जाते हैं, तो इसमें ना पानी घुस गया, पानी निकल गया, ऐसे ही होते रहता है। तो ये इसके शरीर में ना ब्लड का कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। परिसंचरण तंत्र, जिस जल में वे रहते हैं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देते हैं। वाह क्या बात है। और जब जल बाहर निकलता है तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ को ले लेता है, यानी इसको कुछ करना नहीं है, बस जल घुस गया और निकल गया। जल घुसा तो अपने साथ खाना वाना इसको मिल गया, और जब निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ दिया। तो कौन सी चीज़ है भाई ये, तो स्पंज और हाइड्रा, समझ गया। अब है जंतुओं में उत्सर्जन। उत्सर्जन होता क्या है, अब आप खाते हैं तो लैट्रिन जाते हैं ना, तो जो आप खा रहे हैं वो तो आपका न्यूट्रिशन हो गया, पोषण हो गया। अब उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को इम्पॉर्टेंट है, तो वो शरीर क्या कर लेता है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है वो अ, छोड़ देता है, जो उसके यूज़ में नहीं होता है, तो वो हमारे शरीर से निकल जाता है। जैसे पसीना हो गया, यूरिन हो गया, और मल हो गया, ये सब चीज़। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन के बारे में। तो यहाँ देखिए, अब यह मालूम करें कि आपके अपशिष्ट पदार्थ शरीर के द्वारा कैसे निकालते हैं। जब हमारी कोशिका अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त करती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि जब हमारे शरीर में कोशिका है वो अपना काम करता है तो कुछ ना कुछ निर्मुक्त करता है। जैसे देखो, नॉर्मल सी बात करें तो अगर हम लोग खाना वाना भी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो क्या उसका छिलका वगैरह हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो वो क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है जिसका कोई काम नहीं है। तो अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, मतलब ये जिसका कोई काम नहीं होता है। विषाक्त का मतलब समझ लो कि जहरीले होते हैं, और जिन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। संक्रमित होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। और जितने भी अंग हैं उत्सर्जन में भाग लेते हैं, उसको उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है उसी को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। और इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था आवश्यकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो तो रक्त में ही हो रही हैं, तो उसको छानना ज़रूरी होता है, उसको प्यूरिफाई करना ज़रूरी होता है। तो वो प्यूरिफाई कौन करता है, तो वो करता है वृक। वृक मतलब गुर्दे, गुर्दे मतलब किडनी। देखो कितने सारे नाम हैं, आपको कोई भी नाम देकर कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन किडनी समझ लो, किडनी एक ही नाम है इंग्लिश का, हिंदी में तो बहुत सारे नाम हैं। तो किडनी क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, छानता है। अच्छा, कभी आप लोगों ने टेस्ट कराया है, यूरिन टेस्ट के नाम सुना है। तो यूरिन क्यों होता है भाई, यूरिन आखिर कहते क्यों हैं। तो जब हम लोग बाथरूम जाते हैं, पेशाब करते हैं, तो क्या होता है, उसमें से हम लोगों का पानी होता है पहले, तो उसके बाद यूरिन होता है उसमें, तो उसकी वजह से हम लोग उसको यूरिन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, फिलहाल यहाँ देखते हैं। यहाँ हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको टिक किया हुआ है। बाकी का इधर का तो कुछ खास था नहीं, तो मैंने छोड़ दिया था, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वृक्क यानी कि गुर्दे में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। रक्त
जब रक्त दोनों वृक्क में पहुंचता है, देखिए 2 को किडनी होता है आदमी को, तो इसमें से उपयोगी और हानिकारक दोनों ही पदार्थ होते हैं। देखिए ब्लड क्या होता है जब यहाँ पे पहुंचता है ना, तो उसमें कुछ अच्छे चीज़ें भी होते हैं और कुछ खराब चीज़ भी होती हैं। तो क्या होता है ना, ये क्या करता है किडनी, अच्छे चीज़ों को छांट लेता है और खराब चीज़ों को अलग कर देता है। ठीक है, उपयोगी पदार्थों को रक्त पुनः अवशोषित कर लेती है, जो ब्लड होता है पुनः उसको ले लेता है, और जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ जो कि बेकार हैं, मूत्र के रूप में अलग हो जाते हैं। ठीक है, जल में जो घुले होते हैं वो मूत्र के रूप में अलग हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, और मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में पहुंच जाता है। देख यहाँ से छान दिया उसको, और यहाँ से होते हुए, ठीक है, इसको मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लाडर। मूत्राशय को यूरिनरी ब्लाडर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें यूरिन होता है। मूत्र में क्या होता है, यूरिन होता है, इसलिए उसको यूरिन कहते हैं। तो यूरिनरी ब्लाडर में पहुंच जाता है, उसके बाद इसके माध्यम से निकल जाता है। तो इसका नाम आप लोग देख लीजिए, क्योंकि देखिए नाम ज़रूरी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जितना दिया है उतना ही कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं ये 2 ठो है किडनी, और यहाँ से जो एक पाइप गया है, एक इधर भी गया है, 2 गया है, ये उसको कहते हैं मूत्र वाहिनी, यूरेटर। और यहाँ पे जब जमा हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर से बाथरूम लगा हुआ है तो यहाँ पे रुका हुआ होता है, और जब आप जाते हैं तो इसके थ्रू यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लाडर। और मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा इसको कहते हैं। ठीक है, और इसके जो पॉइंट है जहाँ से निकलता है, जहाँ से छिद्र होता है छोटा सा, जहाँ से निकल जाता है मूत्र, उसको कहते हैं यूरिनरी ओपनिंग। समझ गया? तो यही था। अब देखिए ये मैंने आप लोगों को क्यों बताया, आप सोच रहे होगे ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके बारे में पूछा है एग्ज़ाम में। आपको अगर आपने अगर क्वेश्चन देखा होगा बीपीएससी टीचर वाला, तो उसमें ये चीज़ देखा होगा कि इसके बारे में पूछा था। उसके बाद दूसरी चीज़ देखो, नर्व सेल के हर एक चीज़ों के बारे में पूछता है कि इसके बीच में जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, इसके चीज़ बीच में जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, नोड ऑफ रणवीर क्या होता है, 2 सेल के बीच में जो पॉइंट होता है, जगह होता है, उसको क्या कहते हैं। तो ज़रूरी है भाई, तो अपने आप को इतना प्रिपेयर रखो कि चीज़ें पूछे तो आप उसको बता बता सको। ठीक है, तो ये चीज़ है। 24 घंटे में एक वयस्क आदमी, एक पर्सन क्या होता है, 1 से 1.8 लीटर मूत्र कर सकता है। ठीक है, ये मैंने इंटरनेट पे देखा है, इसमें तो दिया नहीं है कि इसका जो यूरिनरी ब्लाडर होता है ना, मेल में बड़ा होता है, 750 लीटर का होता है, 750 मिलीलीटर ml का होता है, और वही फीमेल में ना 500 ml का होता है। लगभग फीमेल का छोटा होता है और मेल का बड़ा होता है। तो ऐसा मैंने इंटरनेट पे देखा है। आप भी एक बार देख लेना, ये बुक में कहीं मुझे नहीं मिला है, लेकिन इंटरनेट पे मुझे मिला था, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि अगले क्लास में मिले, अगले 8 क्लास में मिल जाए, थोड़ा डीप में मिल जाए, अच्छे से मिल जाए। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। तो 24 घंटे में क्या होता है कि एक आदमी 1 से 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है, और मूत्र में क्या होता है, 95% वाटर का होता है, और 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% और अन्य अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ होता है कि गर्मी के दिनों में ना हम लोगों के शरीर पे क्या होता है, पसीना लग जाता है, और पसीना क्या होता है ना कि वाइट कलर का धब्बा भी लग जाता है। तो वाइट कलर का जो धब्बा होता है, उपस्थित लवणों के कारण, साल्ट के कारण होता है। ठीक है, अच्छा, हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है, क्यों निकलता है? देखिए हमारे शरीर में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अभी आप अपने बॉडी को ऐसे देखोगे ना, तो इसको कभी कैमरा से कभी जूम करके देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, वहाँ से पसीना निकलता है। तो पसीना क्यों निकलता है, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि पसीना जो है हमारे शरीर का जो त्वचा है, स्वेट ग्लैंड कहते हैं, वो भी एक एक्सट्रैक्टरी पार्ट है, उसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र के रूप में आता है वो भी। तो उसको एक कंपेयर किया गया है घड़ा से। देखिए घड़ा में क्या होता है, गर्मी के दिनों में ठंडे पानी पानी ठंडा रहता है। क्यों रहता है? देखिए यहाँ पे देखिए, जल और लवण होता है गर्मियों के दिनों प्राय। ठीक है,
हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा हुआ पानी ठंडा होता है। इसका कारण यह है कि उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिससे रिस कर पानी उसकी बाहरी सतह पे आ जाता है और यह पानी वाष्पित हो जाता है, तो घड़े में बचा पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना हमारे शरीर को ठंडा बनाने में सहायक करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि पसीना निकलना क्यों इम्पोर्टेंट है। पसीना निकलता है तो हमारा जो बॉडी होता है वो ठंडा होता है। समझ गया। ठीक उसी तरह घड़ा में काम होता है। घड़ा में क्या होता है कि उसका जो छोटा छोटा छिद्र होता है उससे पानी बाहर की तरफ निकलते रहता है और उसकी वजह से घड़ा का पानी ठंडा होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी काम करता है। समझ गया। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क यानी कि किडनी काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे में क्या होगा। ऐसे में संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वृक्क का जो अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त का अवशिष्ट पदार्थ मात्रा बढ़ जाता है। देखिए, वृक्क यानी कि किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। किडनी अगर ब्लड को प्योरीफाई करना बंद कर दे तो क्या होगा। ब्लड को अगर प्योरीफाई नहीं करे तो किडनी हमारे शरीर में जितने भी ब्लड है उसमें कचरा फैल जाएगा, और जब एक बार कचरा फैल गया तो हमारे पूरे बॉडी में कचरा फैल जाएगा और उसके बाद हम लोग ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आदमी क्या कर सकता है। एक तरीका है कि बाहर से ब्लड को छान दो। समझ गया। तो बाहर से ब्लड को छानने की व्यवस्था को ओपेहन कहते हैं या फिर डायलिसिस कहते हैं। बहुत से आप लोगों ने सुना होगा कि डायलिसिस किसी ने कराया है, बहुत खर्चा लगता है उसमें। तो वो चीज़ें हैं। अब आप चाहते हो कि आपका किडनी वगैरह ठीक रहे तो हमेशा आप लोग पानी पिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों की निष्कासन जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि कौन सी चीज़ छिपकली है या फिर कीड़े मकोड़े हैं तो वो मूत्र के माध्यम से क्या निकालते हैं। तो देखिए, पक्षी, छिपकली, सांप जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। घन सेंटीमीटर सॉलिड के रूप में करते हैं, जो कि विशेषतः श्वेत या सफ़ेद रंग का होता है, जो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, मानव क्या करता है, यूरिया निकालता है। और मछली जैसे जलीय जीव हैं, वो क्या करते हैं, अमोनिया निकालते हैं। अमोनिया मतलब NH3। समझ गया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब है पदार्थों में पादपों में पदार्थों का परिवहन हमारे शरीर में कैसे होता है वो तो आप समझ गए। वैसे ही पदार्थ में होता है। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ। देखो आप, पौधे हैं ना, इसको समझ लो पौधा है। ठीक है, ये पेड़ है और ये पेड़ों की क्या है, जड़ है। बहुत दूर दूर तक फैला होता है। क्यों फैला होता है, तो दो चीज़ें हैं। पहला तो इसको मजबूती देने के लिए, और दूसरा पानी और खनिज लवण की तलाश में बहुत दूर दूर तक। ऐसे आप देखोगे ना, बरगद का जो पेड़ होता है उसका जो शाखा होता है लंबा लंबा होता है और उसका जो जड़ होता है बहुत दूर तक फैला होता है। तो बहुत दूर तक फैला होता है तो उसको जहाँ से पानी मिल गया वहाँ से खींच लिया। अब कैसे खींचता है, जैसे देखो, कोई मान लो कि ये है ग्लास। ठीक है, इसमें स्ट्रॉ हम लोग डालते हैं ना, स्ट्रॉ डाल दिए और इसको मुंह लगा के खींच दिए वैसे। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। और एक दूसरा चीज़ है, देखो कि ये है ग्लास। ग्लास में हल्का सा तौलिया आप डुबा दो, तो तौलिया डुबा के ना छोड़ दो, तो पता चलेगा कि यहाँ का जो पानी है ना, इसको ऊपर पहुँच गया, पूरे तौलिया भीग जाता है। ठीक है, या फिर आप समझ लो कि ये पेन है। पेन है ना, पेन क्या कहते हैं हम उसको, जेल पेन। जेल पेन रख दो बेड पे और इसका जो निब है ना, निब थोड़ा सा ऐसे सट जाएगा, तो पता है इतना दूर तक क्या हो जाएगा, पूरा निब फैल जाएगा। तो ये सब किस वजह से होता है, तो ये होता है कैपिलरी एक्शन की वजह से, उसको केसी तत्व कहते हैं। तो धीरे धीरे रिश्ते रहता है, रिश्ते रहता है, रिश्ते रहता है, उसको पता चलेगा कि थोड़ी देर के बाद पूरा फैल गया है। सेम यही कंडीशन होता है पेड़ों में। पेड़ों का जो जड़ होता है ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, एकदम छोटा छोटा छिद्र होता है। और वो छोटा छिद्र क्या करता है, पानी को ना खींचते रहता है हल्का हल्का, जहाँ से उसको पानी मिल गया, खनिज लवण मिल गया, मिनरल्स मिल गया, उसको हल्का हल्का खींचते रहता है। और उसी प्रोसेस को कहते हैं जाइलम। ठीक है, जाइलम इज अ कनेक्टिव टिश्यू, एक से दूसरे को कनेक्ट करता है। बहुत ही पतला पतला होता है, बहुत ही पतला। समझ गए, बहुत पतला होता है। और वो क्या करता है, खींच लेता है पानी को।
और जाइलम क्या करता है, पूरे पानी को या खनिज लवण को पूरे पौधे में पहुंचाता है। और दूसरा चीज़ होता है फ्लोएम। देखिए जाइलम हम नीचे लिखे हैं, क्यों? क्योंकि नीचे से चीज़ों को ऊपर की तरफ भेजता है पूरे पौधे में। एक होता है फ्लोएम। देखिए पत्तियां क्या करती हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था अच्छे से कि पत्तियां में क्या होता है ना, पत्तियां फोटोसिंथेसिस होती है, फूड फैक्ट्री होती हैं, किचन होता है पूरे बॉडी का, पूरे प्लांट का। तो खाना यहीं पे बनता है, प्रकाश संश्लेषण इसी पे होता है ना, इसी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहीं से निकलता है ऑक्सीजन। तो पत्तियों से ऑक्सीजन निकलता है और यहाँ से जो खाना बनता है वो पूरे पूरे बॉडी में सर्व होता है, मतलब पूरे प्लांट में सर्व होता है, चला जाता है पूरे प्लांट में। किसके माध्यम से? तो फ्लोएम के माध्यम से। याद रखिएगा दो, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्ट करता है। जाइलम क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ, फ्लोएम ऊपर से नीचे की तरफ। पत्तों से पूरे पौधे में उसको क्या क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में। ये सब क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, कहाँ पे? पत्तों में। बाकी सारे पूरे पेड़ में फ्लोएम के माध्यम से इसको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दों में, ठीक है। जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा मुक्त होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो भी जीव होते हैं ना, वो ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। ग्लूकोज जैसे ही टूटता है ना, तो उसमें ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा के अलावा उसमें CO2 भी रिलीज होता है हमारे बॉडी में। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है, जो ऊर्जा रिलीज होता है जब ग्लूकोज टूटता है, तो यह आवश्यकता है कि प्रत्येक जीव कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो कभी इस पर ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, जल और खनिज का परिवहन। मूल रोम होता है रूट हेयर, जिसको रूट के बारे में बताया, तो उसको रूट हेयर कहते हैं, ठीक है। किसको क्या कहते हैं ये सब बताया गया है। बूझों का विचार है कि शायद पादपों में सभी भागों में जल की परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं। सही बात है, पाइप होता है, बहुत ही पतला पाइप होता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, बताया मैंने आप लोगों को। संवहनीय उत्तक, वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं उसको, संवहनीय उत्तक उत्तक होता है, एक दूसरे को पहुंचाता है। जाइलम को देखो दारू कहते हैं, दारू, देखो कितना मस्त नाम है, दारू। और फ्लोवेम क्या करता है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जल और पोषक तत्वों का परिवहन के लिए पादपों में संवहन उत्तक होता है, उसे जाइलम कहते हैं। जाइलम चैनलों, नलियों के सतत जाल बनाता है और मूलों को, मूल यानी कि जड़, मूलों को, तने को, शाखाओं को माध्यम से पत्तियों को जोड़ता है। इस प्रकार तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। अच्छा, जल का परिवहन कहाँ से होता है? जड़ से होता है ना। अब पानी कहीं भी डालो वो जड़ से ही लेगा। तो जड़ को पानी चाहिए, और पानी को पूरे शरीर, पूरे बॉडी में पहुंचाता है, पौधे के बॉडी में, उसको जाइलम कहते हैं। और आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है, पादपों में भाग लिया जाता है, और इस कार्य का संवहन ऊतक किया जाता है, इसे फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम, समझ गया? यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ये बताया गया है, और कुछ खास है नहीं। ये देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्टिविटी किया गया है कि किस तरीके से करता है। पहले तो मान लो कि ये किसी टहनी है और उसको ऐसे काटा गया है, और उसको काटने के बाद देखो, और उसमें यहाँ पे पानी में थोड़ा सा कलर मिला दिया गया है, और कलर मिलाने के बाद देखो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद रखा गया है, जैसे पानी नीचे से ऊपर चढ़ा है, तो यहाँ पे ये भी कलरफुल हो गया है। तो यही आपको दिखा रहा है, ये देखो इसको अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यही दिखाया गया है। तो ये सब क्या है, संवहनीय उत्तक है, जाइलम फ्लोएम का काम करता है। अब है ट्रांसपीरेशन। कह रहा है कि आपने 6 में पढ़ा था कि पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मित करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपीरेशन, पौधे भी सांस लेते हैं, पता है ना, कि ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो उसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं।
और उसमें H2O भी थोड़ा सा रिलीज़ होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है और कुछ है नहीं। आप लोग क्या करना कि आप अगर बुक है तो ये चीज़ बनाना, ये चीज़ बनाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा रहा है। क्वेश्चन से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आप समझ लो आप। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने से आप लोगों को समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा है तो कितना आपको उससे फ़ायदा हुआ है। समझ गए ना। और जिसके पास बुक नहीं है तो आप लोग क्या करना कि NCERT प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना, एप्लीकेशन आता है तो वहाँ से पढ़ सकते हो। तो किताब अगर नहीं भी लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, और लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कक्षा 7 का जो मेन टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो गया है। ये सभी के मैंने बना लिए हैं, रेसो से वर्ष तक मैंने बनाया है, तो कुछ हमको खास नहीं मिला है उसमें। एक फिजिक्स का है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है कि 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्लास 8 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका जो नोट्स है मैंने इसको डाल दिया है टेलीग्राम के ग्रुप में। तो अगर टेलीग्राम में अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो अभी तो जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी मैं डालते रहता हूँ इस एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो वो चीज़ ज़रूरी है तो कर लेना। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लगे रहिए एग्ज़ाम में जब तक कि आपका डेस्टिनेशन पूरा ना हो जाए। ठीक है।